हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 16 फरवरी को आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है और इसी को लेके हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 की जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस में क्या है, सिलेबस एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। ये मैं हूँ आर एफ वरुण शर्मा और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। तो पहली जो यूनिट है हमारी भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में ये वाले जो टॉपिक हैं जो कि हाईलाइट हुए हुए हैं, तो ये जो हाईलाइट वाले टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त इसमें भी मैंने जो है अपनी हैंड राइटिंग से लिख दिया है इसमें कि जो पहला जो टॉपिक है उसमें वेद और जो षड दर्शन है उसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी टॉपिक का बेसिक डिटेल काफ़ी है। वेद, षड दर्शन और सभा समिति ये ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ है लेकिन फोकस एरिया कहाँ रखना है आपको, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य और पर्व ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमारी। उसके बाद 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। जो हमारी ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है और ज्योतिबा फूले, ये सब जो लोग हैं और ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना रहती है। बुक लिस्ट वगैरह में मैं बता चुका हूँ कि इन टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है। एक बहुत डिटेल वाला वीडियो मैंने बना दिया है कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो मैं वो यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको। स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको बखूबी पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास इस पूरे भारत के इतिहास वाले में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, और लूसेंट से आप इसको कर लो। लूसेंट के साथ अगर आप स्पेक्ट्रम की हर चैप्टर के पीछे जो समरी दे रखी है अगर वो पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये वाला जो टॉपिक है इसमें राज्यों का पुनर्गठन और रियासतों का एकीकरण, भारत का विभाजन, ये वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार जब भी प्रश्न आया है इस टॉपिक से वो राज्यों के पुनर्गठन, रियासतों के एकीकरण और भारत के विभाजन से ही आया है। भारत का विभाजन फिर भी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन और रियासतों का एकीकरण है, जब भी प्रश्न इस टॉपिक से आता है तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है ना। इसमें राज्यों के पुनर्गठन में जो शुरुआत में हुए वो, लेकिन अभी तक जो चल रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूँ, प्राचीन भारत के इतिहास की जो सेकंड टॉपिक है हमारा, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। प्राचीन भारत की बात करूं तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष आपको एक नए क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही। वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, इसमें बोधिसत्व और तीर्थंकर ये इसमें सेपरेट टॉपिक देखे रखे हैं पहले वाले सब टॉपिक में। उसके बाद अगर हम बात करूं प्राचीन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट अशोक है। उसके बाद मौर्यकालीन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे प्रति दूसरे वर्ष या प्रति वर्ष एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। गुप्त काल इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और जितने भी वंश जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिसमें मैं बात करूँ गुप्त काल, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपको पता ही है क्यों मध्य प्रदेश से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चंदेल, कलचुरी और होलिकर वंश जो यशोधर्मन वाला है, जिसका जो एरिया है वो मंदसौर के आसपास का एरिया, इसमें इसका शासनकाल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत में। मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अब तक आए हैं एमपीपीएससी में वो खिलजी वंश से आए हैं और मुगल काल से आए हैं। तो उसके अलावा गुलाम वंश और तुगलक वंश ये भी इम्पोर्टेंट है। और मुगल काल में विशेष तौर पर अकबर पर फोकस करना है। जिसे मैंने बताया प्राचीन भारत में मौर्य काल में अशोक पर फोकस करना है, वैसे ही मध्यकाल के भारत के इतिहास में आपको मुगल काल पर फोकस करना है और मुगल काल में आपको अकबर पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ तो मुगल कालीन कला एवं संस्कृति, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। जो रचनाएं हैं, जैसे विभाग और उनके अधिकारी तो है ही कि मुगल काल और सल्तनत काल में जो विभाग है, जैसे कई बार प्रश्न आते हैं कि दीवाना इंसा किससे रिलेटेड है, दीवाना आरीज क्या है, तो ये विभाग जो है और इनके जो अधिकारी हैं इनसे संबंधित प्रश्न मुगल काल और सल्तनत काल से आते ही हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस समय की जो रचनाएं हैं प्रमुख मुगल कालीन और सल्तनत कालीन जो रचनाएं हैं और उनके जो लेखक हैं, ये हर साल एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न आता ही है कि विजयनगर की स्थापना किसने करी, और विजयनगर साम्राज्य में जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसकी कला और संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय, ये लूसेंट्स आप इसको देख लेना अच्छे से कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हुई है, जितनी भी आधुनिक काल के इतिहास में घटनाएं हुई है, वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई है, और उन घटनाओं को आप उन गवर्नर जनरल के हिसाब से पढ़ना। ठीक है, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब उसके बारे में आप कितनी घटनाएं हुई है, तो इससे आपके आधुनिक भारत का इतिहास भी कवर होगा और साथ में जो है वो गवर्नर जनरल भी कवर हो जाएंगे। उनके कालक्रम में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई, और इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटनाएं, ये आपको पता ही आधुनिक काल के भारत के इतिहास का टॉपिक है। यहाँ पर हमारा जो पहला वाला यूनिट है वो हमने देखा। पहले यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस भारत के इतिहास की अगर आपको डिटेल्ड तैयारी करनी है और टारगेट वाइज अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा मेंटरशिप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर देना, हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, इसमें सब कुछ डिटेल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह जो मैं पहले भी बता चुका हूँ मेंटरशिप के ग्रुप में, वो सब आपको मिलेगा देखने को। मध्य प्रदेश का इतिहास एवं साहित्य एवं संस्कृति, ये सेकंड यूनिट है हमारी, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो प्राचीन काल और मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारत का मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, भारत के इतिहास में उसका क्या योगदान है, ये हम यहाँ पर देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखो, प्राचीन मध्य प्रदेश में बात करें ताम्रपाषाणिक स्थल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर नीचे देखेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, ये जो टॉपिक हाईलाइटेड दिए हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो जनजाति वाले दो टॉपिक है, जिसमें एक देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, उनकी बोलियाँ, और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ये आपको यूनिट 10 जो जनजाति वाली बुक है उससे पढ़ना है और वहाँ से आप डिटेल से इसको पढ़ें। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल से प्रतिवर्ष एक प्रश्न आता ही है, जिसमें भीमबेटका, खजुराहो और सांची का स्तूप, ये जो है इनके विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश के, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं अगर प्राचीन भारत के इतिहास में, तो जो प्रमुख राजवंश है, जिसमें शुंग वंश, ओलिकर वंश और गर्दभिल्ल वंश, गुर्जर प्रतिहार, मध्य प्रदेश में गुप्त काल, कलचुरी वंश, परमार वंश, राजा भोज, इनकी रचनाएं, काफ़ी बार प्रश्न आया है, इस बार भी एक प्रश्न आया था इससे संबंधित। कछुआ वंश, चंदेल राजवंश, गोंड, परिवारजक और बघेलखंड रियासत, जो रियासतें हैं जैसे गोंड रियासत, बुंदेलखंड, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, भोपाल, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो मैंने वंश यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत की बात करूं तो अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद और मध्य प्रदेश मौर्य और गुप्तकालीन जो अभिलेख मिले हैं उनके बारे में कई बार, हर बार मैं मान लो ये बात कि अभिलेख से प्रश्न आता ही आता है। जैसे मंदसौर का जो अभिलेख है दशपुर वाला, काफ़ी बार उससे प्रश्न आ चुका है। कला और संस्कृति की बात करें तो प्रमुख मंदिर और अन्य धार्मिक जो पर्यटन स्थल है, प्रमुख सम्मान, एक ना एक मंदिर का प्रश्न हर साल आ रहा है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। प्रमुख सम्मान, सम्मान से रिलेटेड प्रश्न आ ही रहा है, पुरस्कार व सम्मान वाले से। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, उनकी रचनाएं, जो प्रमुख साहित्यकार है, बड़े बड़े साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, तो इनसे प्रश्न आते ही हैं। इनमें कुछ लोक साहित्यकार भी है, जैसे ईसूरी हो गए, जगनीक हो गए, इसके अतिरिक्त संत सिंगा जी हैं, तो ये लोक साहित्यकार, जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीत, इनमें जनजाति वाले भी आपको कवर करना है। जैसे आप जो जनजाति वाला टॉपिक पढ़ोगे यूनिट 10, तो उसमें आपको जनजाति प्लस ये दोनों आपको कवर करना है। ये जो वीडियो रहेगा फर्स्ट पार्ट रहेगा इस पूरी सीरीज़ का, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट में हम 5 यूनिट तक का पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें दूसरा पार्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में पर्वत और नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियों में बात अगर करें हम तो नदियों का मुहाना, उद्गम स्थल, लंबाई और सहायक नदियाँ। मुहाना क्या होता है? मुहाना जहाँ नदी समुद्र से मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। तो मुहाना, उद्गम स्थल, लंबाई, सहायक नदियाँ, ये नदियों वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। पर्वत में भारत के प्रमुख पर्वत और उनके शिखर और उनकी ऊंचाई, क्रम भी आजकल एनपीपीएससी पूछने लगी है। जलवायु की घटनाओं में अल नीनो और ला नीनो से बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इस बार अल नीनो से प्रश्न आया था। जलवायु परिवर्तन के परिणाम से प्रश्न बहुत ईजी प्रकृति का आएगा, इसको आप अच्छे से देख लेना, अगर प्रश्न आए तो समझ लेना इसको। प्राकृतिक संसाधन में वन और खनिज, इनसे बार बार प्रश्न आते हैं। खनिजों में जो राज्य अनुसार रैंकिंग है कि कौन सा खनिज में किस राज्य की प्रथम स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, और मध्य प्रदेश का उस खनिज में कौन सा स्थान है। जैसे अगर मैं बात करूं मैंगनीज, तांबा, गेरू, डोलोमाइट, हीरा, इनमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही।
लेकिन मध्य प्रदेश का भारत के खनिजों में दूसरा और तीसरा जो स्थान है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तो आप 5 स्थान तक आप याद कर लो, लेकिन भारत में 1 2 3 रैंकिंग किस खनिज में किस राज्य की, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रश्न यहीं से बनेगा। खनिजों का जो भौगोलिक विस्तार है कि किस क्षेत्र में जो खनिज है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी आपको डिटेल से देखना है। वनों में बात करें तो वनों में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कि किस प्रकार के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, और टाइप्स के अनुसार स्पीसीज वनों की वो जो कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज है। इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन सा है, आर्द्र पर्णपाती कौन सा है, कटिले वन कौन सा है, और सदाबहार वन की प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो ये आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। एक तो भौगोलिक विस्तार आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, उस जो क्षेत्र में वन पाया जाता है उसमें कौन से वृक्ष को स्पीसीज पाई जाती है, ये भी आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ISFR जो रिपोर्ट है प्रति दूसरे वर्ष जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो जारी करता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में वनों का जो आंकड़ा है वो किस प्रकार का है, और मध्य प्रदेश में जो वनों का आंकड़ा है वो किस प्रकार का है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न आता है, मैच द कॉलम में प्रश्न आता है कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, और इस प्रकार से जो टाइगर रिजर्व इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रमुख फसलें और हरित क्रांति की बात अगर करें तो कृषि में फसलों की राज्यानुसार रैंकिंग पता होनी चाहिए आपको डिटेल से कि किस राज्य की किस फसल में कौन सी रैंकिंग है। टॉप 3 तो आपको पता ही होना चाहिए फसल में। प्रमुख फसलें और उनके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जैसे गेहूं के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, कपास के लिए क्या जरूरी है, दाल के लिए क्या जरूरी है, और विस्तार क्षेत्र किस क्षेत्र में कौन सी फसल पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो ऊर्जा की, तो ऊर्जा के स्रोत में पारंपरिक और गैर पारंपरिक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊर्जा वाला टॉपिक में वो है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरणीय स्रोत। राज्यों के अनुसार उनके उत्पादन और रैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य की कितनी रैंकिंग है, और पवन ऊर्जा के स्रोत सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर है पवन ऊर्जा की, तो ये पता होना चाहिए आपको। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, ये जो भारत में प्रमुख चक्रवात है इसको आप गूगल कर लेना, और जितने भी पिछले 3 साल में चक्रवात आए हैं वो चक्रवात के बारे में आपको क्या सर्च करना है कि एक तो किस क्षेत्र में आए हैं, यानी कि वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आए हैं या फिर वो अरब सागर में आए हैं। तो आप उससे एक अनुमान लगा लोगे कि बंगाल की खाड़ी में आया तो किस राज्य पर उसका प्रभाव रहा है, और अगर अरब सागर में आया तो किस राज्य पर उसका प्रभाव रहा है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, तो ये अब जनगणना वाला टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन 2 बनेंगे ही या 1 बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप डिटेल से लुसेंट से पढ़ना ही। जनगणना और कहीं से आप मत पढ़ो, लुसेंट से ही पढ़ना है इसको, है ना। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश वाला जो पार्ट है इसको आप चाहो तो ज़्यादा फोकस मत करना उस पर, ठीक है। जो राज्य वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना, और उसमें भी जो जनसंख्या वृद्धि है, वितरण, घनत्व और ग्रामीण नगरीय जो प्रवास है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। प्रवास के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्प्रवास और जो अप्रवास है उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार होते हैं, इस प्रकार से जो है प्रश्न बन सकता है। चौथी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल है, वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार। देखो ये यूनिट से हमने शुरुआत करी थी हमारे मेंटरशिप के ग्रुप की। इसमें आपको डेली टारगेट मिलता है, PYQ एनालिसिस मिलता है आपको, उसके अतिरिक्त सिलेबस का एनालिसिस, ये जो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त बुक लिस्ट, रिसोर्सेस, कंटिन्यूस गाइडेंस। प्रति दूसरे दिन में वहाँ पर वॉइस कॉल में बात करता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो मैं उसको क्लियर ज़रूर करता हूँ। बहुत ही कम फीस रखी है मैंने, 500 रुपये उसकी फ़ीस रखी है, और उसमें लगभग 62-63 के आसपास बच्चे एनरोल हो चुके हैं। 100 ही बच्चे मैं लूँगा, उसमें से ज़्यादा बच्चे मैं वहाँ पर नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो ये यूनिट हमने वहाँ से शुरू करी थी, अब वहाँ पर जो है यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। हाँ एक बात और, मेंटरशिप में हम टेस्ट भी देंगे आपको, प्रति यूनिट आपको टेस्ट मिलेगा जब यूनिट ख़त्म हो जाएगी। अब यूनिट 4 का टेस्ट हो चुका है, अब यूनिट 10 शुरू हुई है, तो यूनिट 10 का टेस्ट होगा, और यूनिट 10 के बारे में डेली टारगेट वहाँ पर पूरे दे दिए मैंने। तो वन, वनोपज, नदियाँ और पहाड़ियाँ जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ICFR रिपोर्ट, मध्य प्रदेश वनों के प्रकार और उनका भौगोलिक विस्तार, नदियों में उद्गम, मुहाना, लंबाई, जलप्रपात, सहायक नदियाँ, नदी घाटी परियोजनाएं, पहाड़ियों की मैपिंग आपको पता होना चाहिए। पहाड़ियों में अभी MPPSC इस प्रकार के प्रश्न भी पूछने लगा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों को आप जमाओ। जनगणना की बात हम बाद में करेंगे, पहले जलवायु, ऋतु और तापमान, ये तीनों ही चीज़ें आपके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। जैसे जलवायु मध्य प्रदेश में अलग अलग भागों में तापमान किस प्रकार का है, वर्षा और पैटर्न, इसमें आपको समताप रेखाएं, सम वर्षा रेखा, इनके बारे में आपको पता होना है चाहिए। मिट्टियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों का प्रकार, कंपोजिशन, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, और मिट्टियों का प्रतिशत, यानी
काली मिट्टी का परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश में, लाल का कितना है, और वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें क्या कंपोजिशन है, किस पदार्थ की अधिकता है, किस पदार्थ की कमी है, उपजाऊ है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन बात करें तो मिट्टी हमने कवर कर ली। खनिज संसाधन की बात करते हैं, सेम वही कि खनिजों का भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश में किस प्रकार का है, और मध्य प्रदेश के खनिजों के मामले में भारत में रैंकिंग किस प्रकार की, जैसे मैंने बताया जब हम भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे थे कि भारत के मामले में मध्य प्रदेश का किस खनिज में कौन सा स्थान है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फसलें अगर बात करें तो क्षेत्रानुसार फसल उत्पादन, जिलों की रैंकिंग कि किस फसल कौन से जिले में ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश की विभिन्न फसलों में रैंकिंग क्या है। ऊर्जा में मध्य प्रदेश का ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के मामले में भारत में स्थान, रैंकिंग। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, इसकी वेबसाइट आप खोलना। ताप विद्युत केंद्र में इनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी स्थापना कब हुई, इनमें कोयला आपूर्ति और जलापूर्ति कहाँ से होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग आपको डिटेल से पढ़ना ही है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व यानी जनगणना यहाँ भी आपको अच्छे से पढ़नी है। 5वीं यूनिट भारत में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। मैंने पहले भी बताया था कि इनमें से कौन से टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने, कौन से आपको जो है मध्य प्रदेश की जो लक्ष्मीकांत के अतिरिक्त जो निर्माण है इसकी बुक आती है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, उसको आप देख सकते हैं। थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, और जो बाकी फैक्चुअल पोर्शन है मध्य प्रदेश का वो आप निर्माण आयुक्त से पढ़ लेना। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको, और आयोग और संस्थाएं, ये आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन बनेगा वो आर्टिकल्स, सबसे इम्पोर्टेंट तो आर्टिकल्स ही। इनसे रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पर गिना है, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। संविधान में क्या भाग है, कितने भाग हैं, कौन सा भाग में कौन सी चीज़ें हैं, अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं, प्रमुख संवैधानिक संशोधन, इनसे प्रश्न कम से कम 2 से 3 तो इनसे ही बनेगा। इसके अतिरिक्त जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी और डीपीएसपी, इनसे भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है ज़्यादातर। उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, निर्वाचन और प्रमुख समितियां। कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका में सर्वोच्च, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, और इसमें एक महाधिवक्ता और लिख लेना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करूँ तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में पंचायती राज से 1-2 क्वेश्चन फिक्स हैं। सुशासन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप इसको देख लेना। संवैधानिक और सांविधिक आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक आयोग है, जिनमें निर्वाचन आयोग, केग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब आप इस डिटेल से देख लेना। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो, पहला पार्ट इस वीडियो का, इस सीरीज़ का कंप्लीट हो चुका है। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट कवर करेंगे। मेंटरशिप ग्रुप के बारे में बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।